तो वो कहता है पहले कि कार्यस्थल, कार्यस्थल पर संचार। तो वो कहता है कि किसी भी ऑफिस या कंपनी के अंदर कर्मचारी, अधिकारी या टीम के बीच होने वाली बातचीत को कार्यस्थल पर संचार कहते हैं। इसके तहत अपन निम्नलिखित चीजों का एक्सचेंज करते हैं: जानकारी का, विचार का, निर्देश का, भावनाओं का और प्रतिक्रियाओं का। ठीक है, सिंपल सी चीज समझ में आ गई। फिर हेराल्ड लासवेल था, वो कहता है कि जो भी है अपना संचार है उसकी प्रक्रिया प्रक्रिया को समझने के लिए अपन को सबसे आसान 5 मुख्य प्रश्नों का उत्तर देंगे तो अपन समझ जाएंगे कि इसमें प्रक्रिया क्या क्या हो रही है। तो कहता है कि कौन है, संदेश भेजने वाला कौन है, कहता है वो, संदेश या विचार में क्या कह रहा है वो, किस माध्यम से भेज रहा है मतलब चैनल क्या है, किसे भेज रहा है यानी संदेश प्राप्त करने वाला कौन है, और इसका प्रभाव क्या होगा। तो वो इसकी बात करता है कि अपन इस हिसाब से संचार की प्रक्रिया को समझ जाएंगे। फिर आते हैं इसके मॉडल्स पे। अपन ने देखा था कि है ना संचार के मॉडल। तो संचार के मॉडल एक फ्रेमवर्क होते हैं जो बताता है कि कोई है ना मैसेज कैसे बढ़ेगा। ठीक है, एक रूपरेखा प्रदान करता है संचार का मॉडल जो बताता है कोई संदेश कैसे आगे बढ़ेगा। और नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क भौतिक या संरचनात्मक रास्तों को परिभाषित करता है। ठीक है, तो संचार के मॉडल अलग है और नेटवर्क अलग है। फिर वो कहता है लीनियर मॉडल। इसमें क्या होता है, एक तरफा संचार होता है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें संदेश सिर्फ एक दिशा में जाता है, यानी केवल आगे बढ़ता है परंतु वापस लौट कर नहीं आता। जैसे प्रेषक है, चैनल है और प्राप्त करता है। ठीक है, ये वाला है तो इसकी विशेषता होती है कि इसमें फीडबैक नहीं होता है, कि सामने वाला प्रतिक्रिया जवाब जानने की कोई व्यवस्था नहीं होती। आपने कुछ बोला तो सामने वाला उसका क्या बोल रहा है उसका कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। एक दिशा में सूचना जाती है, इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ दिशा में जा रही है। इसकी प्रभावशीलता क्या है, आदेश या निर्देश देने में उपयोगी है। यह मॉडल सीनियर अधिकारियों द्वारा जूनियरों को केवल ऑर्डर या गाइडेंस देने के लिए बहुत अच्छा है। पर इसमें क्या कमी है कि गलतफहमी की संभावना अधिक है, क्योंकि इसमें फीडबैक यानी कि जवाब नहीं मिलता, इसलिए पता लगाना मुश्किल होता है कि सामने वाले को समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर होता है इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल कहता है कि एक ऐसा मॉडल है जहाँ संचार दोनों तरफ से होता है, कि एक व्यक्ति संदेश भेजता है और दूसरा वाला उसका फीडबैक दे सकता है मतलब जवाब दे सकता है। तो इसका क्या होता है प्रवाह, सेंडर से रिसीवर और रिसीवर भी इसको फीडबैक दे देगा। इसकी विशेषता है कि फीडबैक शामिल है तो सामने वाले की प्रतिक्रिया जवाब अनिवार्य रूप से हो जाता है। फिर समझ बेहतर होती है इसमें, दोनों तरफ से होने वाले संचार के कारण संदेश को समझना इसमें आसान हो जाता है। फिर ये कहता है इसकी प्रभावशीलता क्या, ये कहता है कि कार्यस्थल पर स्पष्टता बढ़ाता है और ऑफिस या टीम में किसी भी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन रहता है इससे। ठीक है, और ये कहता है टीम कोऑर्डिनेशन में भी उपयोगी है। तो ये टीम कोऑर्डिनेशन में भी उपयोगी है क्योंकि टीम के सदस्यों के बीच आपस में तालमेल बिठाने के लिए बहुत मॉडल काम का हो जाता है। तो अपन ने 2 मॉडल लिए, 2 मॉडल में वो क्या कह रहा है वो आपको समझ में आ गई है बात। तो अगला मॉडल इसमें कह रहा है, अगला मॉडल ये कहता है इसमें इंटरेक्टिव मॉडल है। तो इंटरेक्टिव तो अपन ने देख लिया, मतलब अपन ने दो तरफा देख लिया, लीनियर हो गया और ये देख लिया दो तरफा। अगला आता है सतत वाला, लगातार संचार। अब ये कहता है कि ये सबसे व्यवहारिक रूप से मॉडल है, इसमें बातचीत रुकती है, दोनों व्यक्ति एक ही समय पर संदेश भेजते हैं और प्राप्त भी कर रहे होते हैं, जैसे कि आमने सामने बैठ कर जाने वाली नॉर्मल बातचीत। तो फर्स्ट वाले में सिर्फ अपन भेज रहे थे, सेकंड वाले में भेज रहे थे पर सवाल का रिस्पॉन्स भी आ रहा था। पर एक तरीके से वाला ट्रांजैक्शनल है, इसमें बातचीत हो रही है लगातार एक दूसरे से, तो दोनों सेंडर रिसीवर है। तो इसकी विशेषता है कि दोनों व्यक्ति एक साथ रिसीवर भी होते हैं और सेंडर भी होते हैं। ठीक है, फिर कहता है इसमें कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। कैसे कि बातचीत पर इस बात का गहरा असर पड़ता है कि वे किस माहौल में हैं और किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। कि अपन दो जने बात करेंगे तो किसी इन्वायरमेंट होगा, कोई जगह पर कर रहे होंगे, तो वो उन चीजों का भी फर्क पड़ता है इसमें। ठीक है, अब इसके प्रभाव से क्या है कि सबसे प्रभावी है। असल जो रियल लाइफ है वो उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मॉडल है। और ये टीम वर्क और लीडरशिप में उपयोगी है क्योंकि टीम के साथ मिलकर काम करने और एक अच्छे लीडर के रूप में बनने के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन मॉडल। तो इसका आप डायग्राम बनाओगे तो इसमें सेंडर रिसीवर ये है और सेंडर रिसीवर ये भी है, चैनल है, चैनल से मैसेज भेज रहे हैं, फीडबैक दोनों भेज रहे हैं एक दूसरे को। फिर एक आता है शैनन वीवर मॉडल। तो शैनन वीवर मॉडल है, इसको सभी मॉडलों की जननी कहते हैं, जितने भी अपन ने मॉडल पढ़े उन सबकी जननी है एक तरीके से। क्या होता है, ये एक रेखीय यानी लीनियर और तकनीकी टेक्निकल फ्रेमवर्क है। लीनियर तो है ही है, एक रेखीय है, पर साथ में तकनीकी ढांचा भी है। ये कहता है
इसे मुख्य रूप से संदेश की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए और जो संचार के दौरान जो शोर होता है, अपन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके पीछे से आवाजें आ रही हैं, तो वो शोर को कम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये है शैनन मॉडल। ठीक है, तो सारे अपन को याद रखना है, एक रेखीय है, तकनीकी है, और इसमें क्या है, इसको बढ़ाता है संदेश के और शोर को कम करता है। अब इसमें कहता है ये कि इसके मुख्य बिंदु क्या है, एक रेखीय हो गया, और शोर या नॉइस संदेश के असली अर्थ को प्रभावित या खराब सकता है। ठीक है, इसलिए अपन उसको हटाते हैं इसमें, और ये इस पर सरल संचार पर बहुत ज्यादा जोर देता है। अब इसकी प्रभावशीलता क्या सीमाएं, ये उच्च तकनीकी प्रभावशीलता हो गया है कि जैसे ये मॉडल तकनीकी संचार हो गए, जैसे टेली हो गए, रेडियो हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क हो गए, उनको समझने में असरदार है कि मैं ये मॉडल एक तरीके से यूज हो रहा है। फिर शोर प्रबंधन, तो यह उन जगह कमियों की पहचान करने में भी माहिर है जहाँ पे भारी शोर के कारण बातचीत रुकावट आ जाती है। फिर ये देखिए सीमा इसकी क्या है, तो ये चूंकि एक तरफा मॉडल है, इंसानी बातचीत के लिए कम प्रभावी है क्योंकि इसमें सिवाय प्रतिक्रिया की कमी होती है। वो अपन को तो समझ में आ गई कि चीजों में तो फायदा दे रहा है, ये एक तो तकनीकी है, अपन समझ जाएंगे, टेलीफोन, कंप्यूटर नेटवर्क, इनको समझने में हेल्प कर रहा है ये शोर का भी प्रबंधन कर रहा है, उसमें भी हेल्पफुल है। तो ये इसकी एक विशेषता थी कि ये लीनियर है, एक तरफा ही है, तो ये क्या इंसानी बातचीत के लिए कम प्रभावी है क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं आ रहा। फिर इसको क्या ओवर सिंप्लीफाइड है, ये सरलीकृत है। इसमें ये क्या है, गैर मौखिक संचार जैसे लैंग्वेज हो गई, इंसान की भावनाएं हो गई, बातचीत का माहौल हो गया कि अपन किस माहौल में बात करें, तो उन सब की उपेक्षा कर देता है, उन्हें ध्यान में ही नहीं रखता ये, जिसकी ये कमी है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है, सरलीकृत है। और इसमें अनुकूलनशीलता भी है कि हालांकि इसमें अपन ने क्या किया कि जब ये बाद में इसमें फीडबैक नहीं था पहले, तो इसमें बाद के केस को बेहतर बनाने के लिए इसमें बाद में फीडबैक जोड़ दिया था। लेकिन मूल रूप से आज भी ये है ना, ट्रांसमिशन आधारित ही है, केवल डाटा भेजने वाला मॉडल ही है एक तरीके से, इसमें ऐसा नहीं है कि अपन बातचीत कर रहे हैं। इस शैनन वीवर का मेन उपयोग तो वही है, डाटा भेजने के लिए, कि शोर वोर कम हो पर डाटा भेजना है अपन को। फिर आता है बल्लो का एसएमसीआर मॉडल। तो बल्लो क्या कहता है कि एक बहुत प्रसिद्ध मॉडल है, इसमें क्या है, चार मुख्य हिस्सों में बांट देता है ये संचार को। कैसे, एक तो सोर्स में, एक मैसेज में, एक चैनल में और रिसीवर में, जो टर्मिनल है वो होते ही हैं, तो उनमें बांट देता है ये। अब ये क्या कहता है कि जो अपना संचार होता है वो इन सब की गुणधर्म पे भी डिपेंड करता है कि सोर्स है उसके क्या गुणधर्म है, रिसीवर के क्या गुणधर्म है, फिर मैसेज है वो संरचना क्या है उसकी, चैनल है उसकी क्या विशेषता है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये कहता है बल्लो। बल्लो पहले इनको चार चीजों में बांटता है, फिर कहता है कि सोर्स की और रिसीवर की तो गुणधर्म होंगे, उन पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा इंसान, और रिसीवर के कैसा इंसान है उसके गुण है कुछ, और मैसेज किस हिसाब से भेजा जा रहा है, और चैनल की विशेषताएं क्या है। अब इसकी प्रभावशीलता क्या है कि व्यवहारिक उपयोग में, जैसे मॉडल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत उपयोगी है, ये सरल संचार प्रक्रिया है, यह बातचीत को बहुत आसान तरीके से समझाता है और दोनों पर फोकस करता है, ये सोर्स पे भी कर रहा है, रिसीवर भी कर रहा है, क्योंकि दोनों के कौशल और स्किल, जो कि कौशल हो गया, उसका ज्ञान हो गया, दृष्टिकोण हो गया, उन पे ध्यान दे रहा है कि वो किस हिसाब से परसीव करेगा किस चीज को, सोर्स किस हिसाब से बोलेगा, वो उन सबकी स्किल्स, नॉलेज, दृष्टिकोण इन पे डिपेंड करता है। तो दोनों पे फोकस कर लिया, और ये आसानी से समझा रहा है बातचीत को कि ऐसे एक सोर्स होता है, एक रिसीवर होता है, मैसेज जाता है चैनल के थ्रू। फिर इसमें कहता है कि इसके माध्यम से चैनल की भूमिका एकदम से स्पष्ट हो जाती है और संचार की सतहें चारों घटकों और भेजने वाले गुणधर्म पर निर्भर करती है। तो ये हो गया कौन सा, बल्लो का एसएमसीआर मॉडल। फिर आता है कौन सा, श्राम ओसगुड का सर्कुलर मॉडल। ठीक है, तो ये तो श्रम और ओसगुड का सर्कुलर मॉडल है, ये कहता है कि यह एक द्विदिशीय है, यानी कि दोनों दिशाओं में मॉडल है, जो ये दिखाता है कि संचार कभी खत्म नहीं होता, बल्कि गोल घूमता रहता है और गलत फहमियों को दूर करता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, जैसे कि अपन आगे देखें कि इसकी प्रभावशीलता क्या है, कि जो ये फीडबैक है उसके माध्यम से क्या है, आपसी समझ बढ़ती है और प्रभाव बढ़ता है। ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ है कि वक्ता और श्रोता दोनों की समान और सक्रिय भूमिका है। तो एक तरीके से श्रम और गुण का कुछ नहीं है, श्रम और गुण बस इतना सा कहता है कि दोनों दिशाओं में होता है संचार। ठीक है, तो जैसे व्यक्ति ए है उससे एनकोडर एनकोड किया है, फिर मैसेज भेज दिया उसने, और व्यक्ति बी है जो रिसीव कर रहा है उसको डिकोड कर लेगा और वो फीडबैक भेज देगा। तो ऐसे एक दूसरे रिश्ते रहते हैं। तो कहता है कि कभी संचार खत्म नहीं होता है, बल्कि गोल घूमता रहता है और गलत फहमियों को दूर करता है ये। तो बस ये। फिर आता है कौन सा, अपना जो लेस्किन है, इसका मत आता है
ठीक है, लेस्किन का मॉडल क्या कह रहा है? तो लेस्किन मॉडल क्या कहता है कि ये 5 प्रश्नों के माध्यम से, इसको लेस्किन मॉडल भी कह दो या लासवेल मॉडल भी कह दो, तो एक ही चीज है। तो वो ये कौन है, क्या कहता है, किस माध्यम से कह रहा है, किसे कह रहा है, और उसका प्रभाव क्या होगा सामने वाले पे। तो ये सारी चीजें बता रहा है कि कौन है, क्या कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, किसे कह रहा है, और उसका प्रभाव क्या है। तो ये कहता है अपना लासवेल। अब इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है विशेषता है वो क्या है कि ये परिणाम आधारित मॉडल है। इससे पहले जितने भी है वो प्रभाव की बात नहीं कर रहे थे, पर ये प्रभाव की भी बात करता है। परिणाम आधारित मॉडल है ये, कि इसके प्रभाव सामने वाले पे क्या होंगे। तो इसका उपयोग अपन करते हैं ऐसे मृत प्रचार माध्यमों में बहुत ज्यादा होता है। जैसे मीडिया किसी लोगों को अपना कुछ कहती है संचार के माध्यम से, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है लोगों पे, वो दंगे कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो ये क्या है ना, ये है किसका, लासवेल का। तो इसने 5 माध्यम से समझाया, इसमें प्रभाव की बात कर रहा है। फिर आता है लिकर्ट का। तो लिकर्ट ने 4 सिस्टम के 4 मॉडल बताया, सिस्टम 4 मॉडल। तो लिकर्ट क्या कहता है कि नेतृत्व होता है ना, वो होते हैं 4 तरीके के। एक शोषणकारी तानाशाह होता है, एक दयालु तानाशाह होता है, और एक सहभागी परामर्शदाता होता है, और एक भागीदार होता है। तो ये अपन नेतृत्व में पढ़ेंगे। पर एक्चुअली में क्या होता है ना, ये 4 तरीके के नेतृत्व उसने बता दिए, शोषणकारी तानाशाह, दयालु तानाशाह, सहभागी, और एक भागीदारी। तो वो कहता है कि जो भागीदारी वाली होता है ना, जो वो नेतृत्व होता है भागीदारी वाला, उसमें ये वाला मॉडल यूज होता है। तो लिकर्ट कहता है कि उसके 4, उसने एक्चुअली में लिकर्ट का थ्योरी थी नेतृत्व के ऊपर, पर जो उसका फोर्थ वाला नेतृत्व भागीदारी, उसमें इस मॉडल की वो बात कर देता है। तो वो कहता है इसमें कि बस इतना सही है। तो इसकी वो विशेषता बताता है कि जो भागीदारी वाला जो नेतृत्व होता है उसमें बातचीत कैसे होती है। उसमें बातचीत कैसे होती है कि वह पूरी तरीके से खुला और पारदर्शी होता है, पहली चीज। इसमें क्या होता है, संचार की बाधाएं नहीं होती नेतृत्व करने वाले और कर्मचारियों में, जो संचार करता है नेतृत्व करता। और इससे क्या होगा, कर्मचारी में संतुष्टि आ जाती है, उनमें उत्पादकता बढ़ती है। तो एक्चुअली में कुछ नहीं है ये जो इसकी इसने नेतृत्व दिया था, नेतृत्व का मॉडल दिया था भागीदारी वाला, उसमें क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं संचार के द्वारा, तो उसी की बात करता है ये। तो बस ये ही है। तो अब आता है न्यू कॉम का संचार मॉडल। तो ये क्या कहता है कि ये त्रिकोणीय होता है। अब ये त्रिकोणीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल है। ठीक है, सामाजिक भी और मनोवैज्ञानिक है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, जो संचार के संबंध होते हैं उनमें संतुलन या साम्यता बनाने के लिए काम होता है इसका। तो इसमें क्या कहता है कि जैसे कोई एक प्रेषक है और एक प्राप्त करता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो तीसरे चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मतलब ए प्रेक्षक हो गया, बी करता हो गया, पर उनकी एक विषय वस्तु होगी जिसके बारे में बात कर रहे होंगे। इसलिए त्रिकोणीय है ये। तो यह एक त्रिकोणीय है, तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मॉडल है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है संचार संबंधों में संतुलन बनाए रखना। जय ये मानता है कि एक प्रेषक ए और एक प्राप्तकर्ता बी किसी तीसरे विषय एक्स के बारे में बात करें, ताकि दोनों उस विषय पर साझा और सुसंगत दृष्टिकोण बना सकें। तो वो दोनों बात कर रहे हैं एक्स चीज के बारे में, कि अपन उस चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरा वाला क्या सोच रहा है, और वहां पे फिर वो एक साझा और एक जैसा दृष्टिकोण बना पाएंगे। तो वो विषय वस्तु भी आ जाती है इस वाले में, न्यू कॉम्ब में। तो ये त्रिकोणीय है। अब इससे क्या होता है, सामाजिक संबंधों को मजबूती आती है, क्योंकि वो एक ही चीज पे बात कर रहे हैं, उनके एक जैसे सोच डेवलप हो रही है। और ये कहता है लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ाता है ये। फिर इसके बाद आता है वेस्टले का मॉडल। वेस्टली और मैक्सलिन का मॉडल है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी वही सारी चीजें होती हैं, एक्स तो होती ही है। तो ये कहता है कि ये व्यक्तिगत मॉडल है, ये मॉडल व्यक्तिगत और जनसंचार दोनों के संदेश के भाव को समझता है। मतलब अब समझो इसको। तो कहता है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, कि जैसे एक प्रेक्षक है, एक प्रेक्षक है, ठीक है। तो वो कहता है कि इसमें क्या है ना, कि जो अभी तक जितना भी हो रहा था, वो मॉडलों में तो प्रेक्षक ही स्टार्ट कर देता है और कुछ बताता है सामने वाले को। पर और जैसे इससे पहले वाले में देखा था, वो अपन एक्स चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पर ये कहता है कि इसमें जो सेंडर होता है ना, उसकी भूमिका नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय जो फैक्टर होते हैं, उद्दीपन होते हैं, उनकी भूमिका है। तो कहता है कि इसकी शुरुआत किसी प्रेक्षक से नहीं होती, बल्कि पर्यावरणीय उद्दीपनों से होती है, एक्स से, जिन्हें देखकर ये कोई बात शुरू होती है। और सी की भूमिका होती है गेट कीपर की। तो यह मॉडल क्या करता है, सूचनाओं को छानने के लिए फिल्टर है एक तरीके से। जैसे क्या होता है, सूचनाओं को छानने
के लिए फिल्टर में जैसे कि संपादक या मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसमें सी एक नया तत्व है जो न्यूकॉम ए बी एक्स, जो न्यूकॉम है वो तो था ही, ए बी एक्स तो न्यूकॉम वाले में था ही, पर इसमें क्या है, सी भी आ गया। एक फिल्टरिंग तंत्र है ये, जो काम करता है कि क्या जनता तक पहुंचाना चाहिए और क्या नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अपन क्या कर रहे थे अभी तक, क्या था कि जैसे मान लो मीडिया में कैसे बात होती है, ये मीडिया है ए भेजने वाली, पर भी करने वाले हैं, एक्स कोई विषय वस्तु है, पर ये मीडिया वाले क्या करते हैं ना कि सारी चीजें नहीं देते लोगों को, कुछ चीजों को छांट लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो वो क्या कहता है कि ये मीडिया इस तरीके से बात करती है कि एक्स मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर है, उस पर उनको अच्छा लगेगा कि यार ये हमारे काम की, इससे टीआरपी बढ़ेगी, इससे हमको व्यू मिलेंगे, तो वो वाली चीजों को छाट लेती है। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से बहुत सारे एनवायरमेंट है, मतलब ये भी विषय वस्तु है। यहाँ पे तो एक विषय वस्तु पे बात हो रही थी, यहाँ पे बहुत सारी विषय वस्तु है। पर वो कह रहा है कि ये न्यू कॉम मॉडल ही है एक तरीके का, पर इसमें बहुत सारी विषय वस्तु है। पर जो सी है वो एक सी आ जाता है, वो फिल्टर की तरह कार्य करता है, जो ए से और बी में जो संचार हो रहा है उसमें छान लेता है चीजों को। तो बस यही है। तो इसकी शुरुआत किसी प्रेक्षक से नहीं होती, बल्कि पर्यावरण उद्दीपनों से होती है, जिन्हें देखकर कोई बात शुरू तो होती है, हो गई। अब वो कहता है इसमें सी भी होता है, इसकी भूमिका गेट कीपर की होती है। यह मॉडल सूचनाओं को छानने में संपादक और मीडिया, वो एक तरीके से गेट कीपर की काम करते हैं, ये भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो एक सी नया तत्व आ गया जो न्यूकॉम के ए बी एक्स मॉडल में जोड़कर बनाया गया है। तो ये ए बी एक्स मॉडल ऐसा ही था, पर उसमें सी एक वो आ गया तत्व, तो बस उसकी तरह काम कर रहा है। तो बस यही है। तो ये कह रहा है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये बहुत सारे वातावरण के अलग अलग विषय घटनाएं हैं, ए वक्ता है और सी गेट कीपर है और बी अंतिम दर्शक या पाठक है। बस यही है। तो ये हो गया। तो ये अपन ने देखिए इसके बहुत सारे मॉडल, बता दो। तो अगला टॉपिक है अपना संचार के नेटवर्क। तो संचार के नेटवर्क में वो कहता है, पहले संचार का नेटवर्क है किसी ऑफिस संस्था में लोग आपस में किस पैटर्न या रास्ते से बातचीत कर रहे हैं। तो संचार का नेटवर्क एक तरीके से रास्ते की बात करता है, ठीक है। तो ये इसमें पहला आता है चेन नेटवर्क। ये कहता है कि एक सीधी लाइन की तरह होता है जिसमें पदानुक्रम होती है, सीनियर जूनियर की व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाता है। जैसे मैनेजर अपनी बात को असिस्टेंट मैनेजर को कहेगा, तो सुपरवाइजर को कहेगा, और सुपरवाइजर किसको बोलेगा, कर्मचारी को। तो ये हो गया चेन मॉडल, जिसमें एक जो अपना संचार हो रहा है सीधी रेखा में हो रहा है, पदानुक्रम में हो रहा है, सीनियर जूनियर हियरार्की का कड़ाई से पालन जा रहा है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, क्रमिक है, ठीक है, क्रम है इनमें। फिर एक है पदानुक्रम है, इसमें प्रबंधक है, उसके नीचे अधीनस्थ है और ऐसे है। फिर इसकी प्रभावशीलता क्या होती है, तो इसमें स्पष्ट अथॉरिटी होती है, अपन को पता चलेगा कि ये अपनी अथॉरिटी है, सीनियर है, ठीक है। इसमें यह बिल्कुल साफ होता है कि बॉस कौन है और किसको रिपोर्ट करनी है। पर दिक्कत क्या है कि जब ये लीनियर है, हियरार्की है, पदक्रम है इसमें, तो ये धीमा हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, बहुत सुस्त है, लचीलापन नहीं है इसमें, ठीक है, और स्ट्रिक्ट है। फिर एक आता है व्हील मॉडल, व्हील नेटवर्क, ठीक है। तो व्हील नेटवर्क क्या होता है, इसमें बीच में केंद्रीय व्यक्ति होता है और बाकी सभी सदस्य केवल उसी केंद्रीय व्यक्ति से सीधे से बात करते हैं, आपस में कोई बात नहीं कर सकते वो लोग। तो ये है ये व्हील नेटवर्क, कि एक है बीच में और बाकी उसके चारों तरफ है, तो वो लोग सब उसी से बात करेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कहता है, तो इसकी विशेषता है एक सेंट्रल व्यक्ति है, वो लीडर की तरह है, और है ना वो पूरे ग्रुप को संभालता है। इसकी प्रभावशीलता क्या है कि सारे उसी एक व्यक्ति को फैसले लेने हैं, तो इसमें तेजी से निर्णय होंगे। फिर ये क्या है, छोटे संगठनों में आम है, जो छोटे संगठन है वहां पे एक ही बॉस होता है, उसके बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। और ये कहता है बाकी सदस्यों की भागीदारी भागीदारी इसमें कम होती है, कि वो जुड़ाव महसूस नहीं करते, ये इसकी इफेक्टिवनेस है। और इसमें क्या होता है, गेट कीपर नेटवर्क आ जाता है, कि इसी को अगर इसमें हम जोड़े गेट कीपर, तो क्या होता है, जो व्हील नेटवर्क है जिसमें एक व्यक्ति है, ठीक है, तो वही कहता है व्हील नेटवर्क की तरह यह भी सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने में काम करता है, जहां मुख्य व्यक्ति तय करता है कौन सी चीज बाहर जाएगी या नहीं जाएगी। तो एक व्हील नेटवर्क है, व्हील नेटवर्क में अपन को क्या था, एक आदमी था बीच में, वो अगल बगल वालों से लेता है और सबको बताता है। पर गेट कीपर नेटवर्क में क्या है कि वो खुद डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज को मेरे को भेजनी है बाहर या नहीं भेजनी है, तो वो उसी में ही जोड़ दो इसको, ठीक है, व्हील नेटवर्क में गेट कीपर नेटवर्क। फिर एक आता है सर्कुलर नेटवर्क या सर्कल नेटवर्क, ठीक है। ये क्या कहता है, इस नेटवर्क में सभी लोग एक गोले में बैठे होते हैं और हर व्यक्ति सिर्फ अपने बाएं वाले से और दाएं वाले से, यानी कि दो व्यक्तियों से ही बात कर सकता है, ठीक है। अब इससे क्या होगी विशेषता, व्यक्ति अपने पास वाले से जुड़ा होता है, समान भागीदारी होती है इसमें, जैसे ग्रुप में हर सदस्य को अपनी बात रखने का बराबर मौका मिले। और इसमें क्या होगा, निर्णय धीमा होगा,
सूचना घूम घूम कर पहुंचेगी, टाइम लगेगा और फैसले देरी से होंगे। ठीक है, सर्कुलर मॉडल। तो सर्कुलर में एक एक व्यक्ति दो व्यक्तियों से जुड़ा होगा और सबको अपना बात रखने का मौका मिलेगा। और क्या है इसमें, पर है ना, दिक्कत है इसकी, टाइम सूचना घूमकर पहुंचेगी और फैसले लेने में देरी होगी। फिर एक है ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क कहता है ये सबसे खुला लोकतांत्रिक मॉडल है। इसमें ग्रुप का हर एक सदस्य किसी भी दूसरे सदस्य से सीधे बातचीत कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती। सर्कुलर वाले में रोक टोक है क्योंकि वो सिर्फ अगल बगल वालों से ही कर सकता है, पर ऑल नेटवर्क में तो सबसे कर सकता है, ऑल चैनल नेटवर्क में। तो ये कहता है सभी सदस्य आपस में रहते हैं, पूरी तरह से विकेंद्रीकृत और खुला होता है। प्रभावशीलता क्या है कि सबसे इफेक्टिव है, टीम वर्क और नए विचारों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है ये। कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये क्या होता है कि जब सब आपस में बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बातचीत होने के कारण ये उलझा हुआ कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसमें समय बहुत बर्बाद होता है। तो ये है कौन सा, ऑल चैनल नेटवर्क। फिर आता है वाई नेटवर्क। वाई नेट होता है, इसमें ऊपर के दो सीनियर व्यक्ति वो बात अलग अलग रास्तों से नीचे की तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि इसमें दो लोग अपनी बात दो अलग अलग रास्तों से नीचे की तरफ भेजते हैं, बीच में एक हो जाती है और फिर सीधे नीचे आती है। तो इसमें दो व्यक्ति हैं, ए और सी, बी और सी, जो सीनियर है, और फिर वो अपनी बातों को भेजें, फिर एक बीच रास्ते में आके वो एक हो जाएगी और फिर वहां से सीधी नहीं जाएगी। तो बस वही है, ऊपर के दो लोग सीनियर स्तर के अब बात दो अलग अलग रास्तों से नीचे की तरफ भेजते हैं, जो बीच में आकर जाती है फिर सीधे नीचे जाती है। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो शीर्ष स्तर से जो संचार होता है वो दो व्यक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। और इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, जो मध्य आकार के संगठन होता है उसमें अच्छा है ये, जैसे मीडियम साइज की कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। फिर एक आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या कहता है कि इस ऑफिस में एक विभाग का मैनेजर या कर्मचारी दूसरे विभाग के कोई सीनियर हो सकता है, जूनियर कर्मचारी से सीधे बात कर सकता है। तो डायगोनल है कि इधर वाला उधर कर सकता है, उधर वाला उससे भी कर सकता है, नीचे वाले से भी कर सकता है। तो कहता है कि मतलब एक विभाग है उसका मैनेजर है और कर्मचारी है, दूसरा विभाग है उसका मैनेजर है और कर्मचारी है, तो वो लोग आपस में दूसरे विभाग के किसी भी कर सकते हैं। तो इसे क्रॉस कम्युनिकेशन भी कहते हैं या फिर विकर्ण भी कहते हैं। इसमें विभाग और पद दोनों की दीवारें टूट जाती हैं, विभाग भी दूसरे से बात कर रहे हैं और सीनियर से भी कर सकते हैं, जूनियर से भी कर सकते हैं, तो दीवारें टूट गई। इसकी विशेषता क्या है, प्रबंधक और अपने कार्य समूह है, यानी कि अदर डिपार्टमेंट है, उनकी कर्मचारियों के बीच होने वाली सीधी बातचीत होती है। इसका मुख्य फायदा क्या होता है कि काम की गति को बढ़ावा देता है, फाइलों को अलग अलग विभागों का नहीं काटना पड़ता है। तो ये कौन सा है, डायगोनल कम्युनिकेशन। फिर आता है डाउन वर्ड और या टॉप डाउन कम्युनिकेशन, तो अधोमुखचार भी कहते हैं। जब ऑफिस में कोई जानकारी ऊपर के अधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों की तरफ आती है तो उसे डाउनवर्ड संचार कहते हैं। और किसी संगठन में उच्च स्तर यानी कर्मचारियों के पद या स्थिति के अनुसार उससे निम्न स्तर तक होने वाले संचार को निम्न स्तर का संचार या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आदेश होती है, निर्देश दिए जाते हैं, नीतियां ये शामिल होते हैं। और डाउनवर्ड संचार का क्या है कि जो कर्मचारी होता है ये उसका देख लिया अपन ने कैसे हो रहा है, बॉस है, वहां से नीचे की तरफ आ रहा है कर्मचारी को। और ये है अपवर्ड संचार। अब अपवर्ड संचार क्या होता है, तो इसमें उधर्वमुखी संचार कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, तो ये डाउनवर्ड की बिल्कुल उल्टा है। जब कोई जानकारी रिपोर्ट नीचे कर्मचारी से ऊपर की तरफ आती है तो उसे अपवर्ड संचार कहते हैं। ये कहता है संगठन में निम्न स्तर के कर्मचारियों से उच्च स्तर के कर्मचारियों तक सूचना का प्रवाह होता है। जैसे प्रबंधक पर्यवेक्षक होता है, उनको इस बात पर फीडबैक प्रतिक्रिया देने में मदद करता है कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी को जो काम सौंपे गए हैं उनको उसने कितना कर लिया है, कितनी कुशलता से किया है, और इसके द्वारा वो शिकायतें, सुझाव और प्रोग्रेस रिपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं। नीचे से तो आती है शिकायतें, सुझाव और प्रोग्रेस रिपोर्ट, और उन्होंने कितना काम किया है तो उनकी जानकारी इस वाले से लेते हैं, और जब वो खुद इस निर्देश देते हैं तो वो डाउनवर्ड वाले पे भेजते हैं। फिर एक आता है लेटरल लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जब एक ही लेवल के एक ही पद पर काम करने वाले लोग, जैसे कि एक ही ऑफिस है उसमें दो अलग विभाग हैं, उसके मैनेजर हो गए या फिर दो अलग अलग विभाग के सहकर्मी हो गए, वो आपस में बातचीत करते हैं ना, उसको लेटरल या हॉरिजॉन्टल संचार कहते हैं। मतलब एक ही लेवल पे हो और एक ही पद के हो। ठीक है, विशेषता क्या है, किसी संगठन में समान पदानुक्रम स्तर पर होने वाली संचार पद्धति है। इसका फायदा क्या है, ये कामों में समन्वय बढ़ाता है, समस्याओं को सुलझाने में, टीम निर्माण में, सूचना साझाकरण में, सहकर्मियों के बीच आपसी
मतभेदों को सुलझाने में मदद है। फिर एक आता है हॉरिजॉन्टल फ्लो। तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लो ही था, ये अपने देखा जो लेटरल या हॉरिजॉन्टल, उसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, कर्मचारी ए, कर्मचारी बी, कर्मचारी सी, कर्मचारी डी। फिर एक आता है कौन सा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को अनौपचारिक संचार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आसामी से अफवाह मिल भी कहते हैं, मिल है किसे, या गपशप भी कहते हैं, अफवाह मिल या गपशप। ये क्या है, ऑफिस में लोग क्या होते हैं, बिना किसी नियम के, बिना किसी ढांचे के अनौपचारिक रूप से बातचीत है ना, उसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। वाइन क्या है, वाइन में अपन ग्रेप को मिक्स कर देते हैं, बातचीत चल रही होती है, वाइन वैसे ही बनती है ग्रेप्स को कचुम्बर बना के। तो वही कहता है, वो ऑफिस में जब लोग बिना किसी नियम ढांचे के अनौपचारिक रूप से बात करते हैं, वही ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। विशेषता क्या है, वह संचार जो अनियमित रूप से, यानी संगठन में किसी निर्धारित संचार संरचना या फिर नियम का पालन नहीं करता, अनौपचारिक और आकस्मिक संचार प्रणाली माना जाता है। अब इसका उदाहरण है, जैसे ऑफिस से जुड़े मुद्दों पर कोई पूरी इस बात पे, मतलब इस तरह से बातचीत हो रही है कि जैसे दोपहर के भोजन है, दोपहर के भोजन पे सारे कर्मचारी बैठे और ऑफिस में कोई बातचीत हुआ होगा, कोई मुद्दा हुआ होगा, उस पे बैठ के गपशप लड़ा रहे हैं वो। तो वो वाली चीजें हैं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, अफवाह कर रहे हैं आपस में खाने खाते टाइम, है ना, वो वाली चीजें हैं। तो कहते हैं ये कौन सा ग्रेप वाइन। इसका फायदा क्या होता है, ये अनौपचारिक तरीके से टीम निर्माण और लोगों के बीच आपसी पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाता है, कि वो खाना खाएंगे, गपशप मारेंगे किसी मुद्दे के ऊपर, तो उनमें संबंध बनेंगे, अनौपचारिक टीम निर्माण होगी। औपचारिक नहीं है, वो आपस में टीम बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं, तो ये ग्रीन है ना, इसके कुछ टाइप है। तो क्या होता है, एक सिंगल स्टैंड चेन होती है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है, ये संचार। और आमतौर पर समान स्तर के कर्मचारियों के बीच होता है, कि मतलब ए बी सी डी सेम तरीके के ऑफिसर हैं, वो एक साथ खाना वाना खाएं, बात करते हैं, मतलब एक सिंगल स्टैंड है। फिर एक होता है गॉसिप चेन। गॉसिप चेन क्या होती है, इसमें एक मुख्य व्यक्ति होता है जो केंद्र बिंदु होता है, लीडर मान लो, जो हर तरफ जानकारी इकट्ठा करता है, फिर समूह के बाकी सभी लोगों को वह खुद बताता है कि वो खा, मतलब जैसे वो हेड होता है, वो गपशप कर रहे हैं, इससे भी बात, इससे भी सुन, इससे भी सुन ली, इससे ली, फिर खुद ही बता सबको। तो ये हो गया कौन सा, गॉसिप। इसमें व्यक्ति एक होता है। और तो ये हो गया ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन अपन ने देखा। अब उसमें तीसरा वाइन का एक और होता है, प्रोबेबिलिटी चेन। तो इसको कहते हैं संभवतः श्रृंखला। इसमें क्या होती है, जानकारी बेतरतीब ढंग से, यानी बिना किसी नियम के साझा की जाती है। बेशक किसी भी व्यक्ति को चुनकर बता देता है, और जानकारी प्राप्त करने वाला भी आगे किसी को भी रैंडमली बातें बता देता है। ये हो गई प्रोबेबिलिटी चेन। और एक होती है क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन क्या होता है, एक व्यक्ति कुछ चुनिंदा भरोसेमंद व्यक्तियों को जानकारी देता है, उसमें हर व्यक्ति को कुछ और चुने लोगों को वह बात पहुंचाता है, मतलब हर व्यक्ति को आगे कुछ कुछ लोगों तक ही पहुंचता है, ठीक है। बस ये है, ऑफिस में अफवाहें और गुप्त बातें सबसे ज्यादा इसी माध्यम से फैलती हैं। तो क्लस्टर चेन जिसमें वो क्या है, अपने भरोसेमंद व्यक्तियों को ही जानकारी दे रहा है, और उनमें से हर एक व्यक्ति आगे कुछ और चुनिंदा लोगों को अपनी बातें पहुंचाएगा, ठीक है। और जय ऑफिस में गपशप इस हिसाब से होती है। तो ये ए व्यक्ति इसने इन दो को कुछ बताई, फिर दो अपने अपने दोस्तों को कुछ आगे बता देंगे, चुनिंदा लोगों को। तो ये हो गए अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के संचार के नेटवर्क। तो इसमें कहता है अगले टॉपिक में, ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आ रही हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में कहता है कि संचार की बाधाओं का मतलब वे हैं जो सभी रुकावटें हों, कि जो संदेश भेजने वाले यानी सेंडर, आने वाले रिसीवर के बीच सूचना का जो सुचारू प्रवाह है वो रोकती है। ये एक तरीके से बैरियर है, संचार की बाधाएं हैं। ये कहता है कि जो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि केंद्रीय डायग्राम के अनुसार ये बताता है कि नॉइज, फिल्टरिंग, लैंग्वेज, इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, पुअर परसेप्शन, ये सारी चीजें हैं। तो कहता है कि इसको उन्होंने 6 भागों में बांट दिया, बाधाओं को भी। पहला कहता है भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर, जैसे कि वातावरण से जुड़ी बाधाएं, नॉइस हो गया, शोर, डिस्टेंस यानी दूरी, पुअर लाइट, आप रोशनी, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट यानी सुविधाजनक वातावरण, जैसे कि आसपास में हल्ला हो रहा है, बातचीत करने के वालों की भी बहुत दूरी है, तो अच्छे से बात पहुंच नहीं पा रही है। खराब रोशनी, धुंधलापन या कम रोशनी है, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उसके कारण भी खराब व्यवस्था हो जाती है। ये तो हो गई कौन सी, भौतिक बाधाएं। फिर उसे कुछ भाषाई
या अर्थ संबंधी बाधाएं होती हैं। ये कहता है कि शब्दों और भाषाओं के सही अर्थ समझ पाने के कारण होती है ये। जैसे कि कठिन भाषा हो गई, तकनीक या विशिष्ट शब्दावली का उपयोग करते हैं, किसी खास प्रोफेशन में ऐसा करते हैं लोग। फिर अस्पष्ट शब्द का उपयोग करते हैं जिसके एक से अधिक मतलब निकले, या फिर तकनीकी शब्द का यूज करें। तो ये हो गए कौन सा, भाषाई और संबंधी बाधाएं, सेमेंटिक। फिर आगे क्या कहता है, वो अगला कहता है साइकोलॉजी, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपाय। जैसे कि इंसान में तनाव है, पूर्वाग्रह है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, डर है। ये इंसान के दिमाग और मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है। ठीक है, कौन कौन सी, तनाव, पूर्वाग्रह, नकारात्मक दृष्टिकोण और डर। फिर कहता है कुछ होती है गठन की बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं। ये क्यों होती है, जैसे संगठन के कोई नियम ढांचे के कारण पैदा होती है। जैसे कि पदानुक्रम है, सीनियर जूनियर के बीच बहुत अंतर है, लाल फीता है, कागज कार्रवाई नियम में उलझ जाते हैं। ठीक है, और एक तालमेल की कमी, और या फिर सूचनाओं की अधिकता, यानी कि एक बहुत ज्यादा जानकारी है, इस कारण भी संचार नहीं हो पाता। ये हुई संगठनात्मक बाधाएं। फिर एक होती है व्यक्तिगत बाधाएं। ये क्या कहता है कि कुछ व्यक्तियों की कमियां होती हैं या कुछ आदतें होती हैं जिनके कारण वो या तो ध्यान से नहीं सुनते हैं, पहली चीज, या फिर वो अहंकार या घमंडी होते हैं, उसके कारण विचार अच्छे से नहीं हो पाता है, या फिर आत्मविश्वास की कमी होती है, या फिर उनका ध्यान भटक जाता है। ठीक है, ये हो गई कौन सी, व्यक्तिगत बाधाएं। और ये हो गई फिर सांस्कृतिक बाधाएं। इसमें कौन से आ गए, जैसे कि अलग अलग पृष्ठभूमि हो सकती है, संस्कृति होती है, उनके कारण कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जैसे उनके अलग अलग मूल्य हैं, अलग अलग मान्यता, अलग अलग रीति रिवाज है। तो ये सारी आ गई। अब कहता है कि इन जो बाधाएं, इनको दूर करने के लिए उपाय क्या। तो कहता है उपाय को दूर करने के लिए अपन को कुछ तरीके अपनाने चाहिए। तो कहता है हमेशा सरल और साफ भाषा का प्रयोग करें, सामने वाले की बात को बेहद ध्यान से सुने, और अपने प्रतिक्रिया जवाब जरूर दें ताकि पुष्ट हो सके, कि मतलब फीडबैक जरूर दें, वो ये कहता है। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया जवाब जरूर दें ताकि पुष्टि हो सके कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। फिर सामने वाले के प्रति सहानुभूति और सम्मान की भावना रखें, कि भाई तू बोल रहा है तो तेरी इज्जत तो करें कुछ, कि तू बोल रहा है हम सुने उसको, सहानुभूति। फिर वो कहता है कि जो बात के लिए, जो अपन बात कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छा माध्यम हो, और सही समय का चुनाव करें, कि यार इस टाइम पे करें तो सही है। सुबह सुबह अगर कोई कॉल कर देगा किसी को, तो सो रहा है भाई, उसकी इच्छा नहीं है बात करने की, तो बात अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। तो वो है कि सही माध्यम का यूज करो और सही टाइम पे करो। फिर वो कहता है आपस में भरोसा और खुलकर बात करने का माहौल बनाए, कि भरोसा तो हो और खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं बातों को, वो नहीं होना चाहिए। और वो कहता है कि प्रभावी संचार आपसी समझ तो बढ़ाता ही है, मजबूत संबंध बनाता है, और लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करता है। तो ये है टिप्स टू ओवरकम बैरियर्स, बाधाओं को दूर करने के उपाय। तो क्या क्या है, यूज सिंपल क्लियर लैंग्वेज, लिसन एक्टिवली, प्रोवाइड फीडबैक, शो एम्पैथी एंड रेस्पेक्ट, चूज द राइट चैनल एंड टाइम, बिल्ड ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। फिर अगला कहता है संचार की बाधाएं और उनके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो अपन ने जैसा अभी पिछले पेज पे देखा था, फिजिकल बैरियर थे, भौतिक बाधाएं जैसे शोर और ये थे, तो इससे क्या है, संदेश स्पष्ट नहीं पहुंच पाता है। फिर मनोवैज्ञानिक बाधाएं थी, तनाव, पूर्वाग्रह, डर, इससे क्या होता है, संदेश को अपन गलत समझ लेते हैं। और जो भाषाई बाधाएं थी, सीमेंटिक भाषा बाधाएं थी, उसमें कहता है इससे क्या अर्थ बदल जाता है संचार का, क्योंकि अपन को समझ में ही नहीं आ रही वो भाषा। और संगठनात्मक बाधाएं के कारण क्या होता है कि सूचना देरी से अधूरी पहुंचती है, क्योंकि लंबी हार की होती है, रिजिड रूल्स होते हैं। और व्यक्तिगत बाधाओं के कारण क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि सामने वाले में सुनने की कमी है, ईगो की दिक्कत है, आत्मविश्वास की कमी है। तो ये है। अब ये कहता है बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय रूप से सुनने में भी कुछ बाधाएं होती है। तो इसको क्या कहता है वो, तो कहता है कि ये चक्र है, वो बताता है कि कौन कौन सी मुख्य वजह है जो किसी व्यक्ति को सामने वाले की बात को ध्यान से सुनने से रोकती हैं। तो वो कहता है उसको कमजोर भाषाई ज्ञान हो, अधूरी बात सुनने की उसकी आदत हो, रुचि नहीं हो उसमें, पहले से ही वो फैसला राय बना चुका हो, बोलने वाले के प्रति नकारात्मक सोच हो, ही झिझक या आत्मविश्वास की कमी हो, असहजता हो, असहिष्णुता हो, पुरानी या कट्टर मान्यताएं हो। तो ये है कि जब हम सक्रिय रूप से नहीं सुनते हैं, कि आप मेरे को कुछ बोल रहे हो और मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं काट देता हूँ बातों को, तो वो वाली चीजें हैं। कमजोर भाषाई ज्ञान, अड़ी बात सुनना, रुचि की कमी, पहले से ही राय बना लेना, बोलने के प्रति नकारात्मक सोच, और झिझक या आत्मविश्वास की कमी, और असहजता, असहिष्णुता, पुरानी या कट्टर मान्यताएं। अब वो कहता है
संचार की विकृतियां भी होती हैं कुछ, नहीं डिस्टॉर्शन ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्टॉर्शन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है, संचार की विकृतियां कैसे होती है, मतलब इसका मतलब कहता है कि बातचीत या संदेश का अपना असली रूप से भटक जाना है, बिगड़ जाना, वही डिस्टॉर्शन है, उसमें विकृति आ जाती है संचार में। अपना जो असली रूप था उससे भटक गया, बिगड़ गया। अब इसमें दिए गए टाइप से होती है। तो एक होता है कौन सा, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, जानकारी को बदल कर या कम करके देते हैं। यानी बॉस को हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कम ये छुपा लेते हैं। इससे सच्चाई पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती। एक होता है सेलेक्टिव परसेप्शन, चयनात्मक धारणा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति पूरी बात सुनने के बजाय केवल अपने अनुसार या फायदे की बात ही समझता है। इससे क्या होता है, गलत अर्थ निकल जाता है, ये इसकी दिक्कत है, इसका इफेक्ट ये है, गलत अर्थ निकल जाता है। एक होता है इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, जो अधिक जानकारी इसमें दे देते हैं, इसे क्षमता से बहुत अधिक जानकारी एक साथ मिल जाती है, उससे कंफ्यूजन होता है काम में, डिसीजन डिले होते हैं। फिर एक होता है शोर। अगर कोई बाहरी या तकनीकी बाधाएं, जैसे फोन लाइन में डिस्टरबेंस है या बाहर कोई हल्ला हो रहा है, तो उसके कारण भी मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये बता रहा है कि संचार डिस्टॉर्ट कैसे होता है या मैसेज डिस्टॉर्ट कैसे होता है। तो फिल्टरिंग से भी हो जाता है, सेलेक्टिव पर्सन से भी हो जाता है, या फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भी हो जाता है, या नॉइज से भी हो सकता है। अब वो कहता है प्रभावी संचार बनाने के लिए क्या क्या लक्षण है, तो उन्हीं चीजों को अपन को ठीक करना है। तो वो कहता है कि पहले तो क्लैरिटी लाओ, ठीक है। तो संदेश एकदम सरल हो, साफ हो, समझने में आसान हो, और किसी भ्रम या कंफ्यूजन और अस्पष्टता को दूर करना चाहिए अपन को, ठीक है। तो सरल हो, साफ हो और समझने में आसान हो, जिससे क्या होगा, भ्रम भी नहीं होगा और अस्पष्टता भी दूर हो जाएगी। फिर कहता है कंप्लीटनेस। कहता है कि संदेश में वह सभी जरूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए जो प्राप्तकर्ता के लिए आवश्यक है, कि मतलब जो उसके लिए आवश्यक है ना, वो सारी चीजें तो बताओ उसको कम से कम, कोई भी महत्वपूर्ण बात तो मत छोड़ो। फिर ठोसपन लाओ। संवाद है वो क्या होगा, हमेशा विषय होना चाहिए, फैक्टों पे आधारित होनी चाहिए, कंक्रीटनेस होनी चाहिए, हवा नहीं करनी चाहिए, गोलमोल बातें करने से बचना चाहिए, ठीक है। फिर वो कहता है अगला, करेक्टनेस। तो कहते हैं शुद्ध होना चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। तो जानकारी जो दी जा रही है पूरी तरीके से सटीक है, त्रुटिहीन होनी चाहिए। मतलब बातचीत में कोई इस्तेमाल आंकड़े तथ्य भरोसेमंद होने चाहिए। तो अपन ने तीन चीजें देखी, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, और है ये है कंक्रीटनेस। तो क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस। फिर आती है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब है शिष्टता। तो कहता है संदेश हमेशा विनम्र, सम्मानजनक, सकारात्मक तरीके से सामने वाले को पहुंचाया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, कार्यस्थल पर सद्भावना बढ़ेगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे, ठीक है, क्यूरियोसिटी। फिर अगला कैसा कहता है, क्योरियोस क्योरो कर्टसी, सॉरी क्यूरोसिटी नहीं, कर्टसी, कर्टसी था ये, कर्टसी, ठीक है। फिर अगला कहता है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस कहता है संक्षिप्तता। तो संदेश छोटा और टू दी पॉइंट होना चाहिए, फालतू के शब्द और एक बात को बार बार दोहराना से बचना चाहिए। फिर कहता है कंसीडरेशन, सहानुभूति। तो इसमें कहता है संदेश तैयार करने के समय सामने वाले की जरूरतें, भावना, पृष्ठभूमि, इसको पूरे से ध्यान रखना चाहिए, ये होता है कंसीडरेशन। फिर होता है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस में कहता है कोई भी संदेश एकदम समय पर भेजा या बताया जाना चाहिए, देरी से दी गई जानकारी अपना महत्व खो देती है। तो एक होता है फीडबैक। ये कहता है दो तरफा संचार को बढ़ावा देता है। फीडबैक से समझने में मदद मिलती है कि बात सही तरीके से पहुंची या नहीं पहुंची, जिससे सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। और एक होता है अप्रोप्रिएटनेस। तो ये कहता है कि संदेश जो होता है वो हमेशा माहौल और सुनने वाले लोगों और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए, मतलब सही पे होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कभी भी दे दो। सीधे शब्दों में बोले तो सही बात सही तरीके से कहना चाहिए। तो ये हो गए इसके कौन से, कि कैसे कैसे अपन इसको बढ़ा सकते हैं। फिर अगला आता है, अगला टॉपिक है इसमें, अगला टॉपिक कहता है इसमें कि अपना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी है अपना कम्युनिकेशन का। तो कहता है कि जैसे ईमेल होती है, वीडियो हो गई, इंस्टेंट मैसेज हो गए जैसे व्हाट्सएप हो गया, ये काम की गति को बढ़ाता है और दुनिया भर में कहीं भी बात को पहुंचाता है और आसान बनाता है। ये मतलब दुनिया भर में कहीं भी बात पहुंचा देते हैं, ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, ऐसे इंस्टेंट मैसेजिंग हो जाती है, वीडियो, ईमेल और ये सब। तो लेकिन इसके साथ साथ ये विनाशकारी भी है और अवैयक्तिक भी है, इनपर्सनल भी है, और स्थायी संचार के लिए बड़े जोखिम भी पैदा कर सकते हैं। अब ये कैसे करता है, कैसे,
यह ऑफिस में सूचनाओं की बाढ़ ओवरलोड ला देता है, बातचीत से भावनाओं के संदर्भ को गायब कर देता है और शत्रु या भड़काऊ टिप्पणियों को बहुत तेजी से फैलने का जरिया बन जाता है। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक और डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में कि वैसे तो अच्छा है, स्पीड भी बढ़ा रहा है, दुनिया भर में कहीं भी बात पहुंचा रहा है, ठीक है, पर ये विनाशकारी भी है, अवैयक्तिक भी है और स्थायी संचार के बड़े जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सूचनाओं और ऑफिस में क्या करता है, ऑफिस में खासकर ये सूचनाओं की बाढ़ ले आता है। उससे क्या होता है, भाव जो बातचीत हो रही है उसमें भावनाओं के संदर्भ को ही गायब कर देता है ये। और भावना ही नहीं है, जैसे अपन बात कर रहे हैं फोन पे, चैट कर रहे हैं किसी से, तो भावना कैसे पता चल रही, सामने वाले की नहीं पता चल रही। शत्रुता और भड़काऊ टिप्पणियों को बहुत तेजी से फैलाने का जरिया बन जाता है। तो ये इसके कुछ इसने चीजें बताई। अब इस कहता है इसके विनाशकारी पहलू क्या क्या है। तो यह अवैयक्तिक है, चेहरे विहीन होना, यानी कि इनपर्सनल नेचर है इसका। स्क्रीन पर बातचीत होने के कारण शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज और यानी कि आवाज आवाज का जो उतार चढ़ाव है, ओ या वो हो गई, टोन हो गई, तो वो गायब हो जाते हैं। मतलब अपन को बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखती सामने वाले की, तो उसकी आवाज के उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे, इसके कारण गलतफहमी, भावनात्मक अलगाव और आपस में सहानुभूति की कमी हो जाती है, यानी कि अवैयक्तिक है और चेहरे विहीन है। फिर दूसरा कहता है सूचनाओं का अत्यधिक बोझ ले आता है। हर व्यक्ति आने वाले ढेरों मैसेज और जो ईमेल्स होते हैं और अपडेट्स होते हैं वो इंसान को थका देते हैं, ठीक है, हर वक्त आते रहते हैं ये। इसके कारण क्या होता है, मानसिक तनाव हो जाता है, कर्मचारियों की उत्पादकता कम हो जाती है। फिर सार्वजनिक प्रकृति के होते हैं, कैसे, इंटरनेट पर जल्दबाजी से, गुस्से या भावुकता में कोई भी गैर पेशेवर टिप्पणी हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे आसानी से खोजा जा सकता है। कि जल्दबाजी या गुस्से में तो किसी ने लिख दिया कुछ, पर वो रिकॉर्ड हो गई और जिसे आसानी से खोजा जा सकता है और व्यक्ति या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। फिर जवाबदेही में कमी और व्यक्तिगता का हास्य। तो कहता है डिजिटल दुनिया में लोग अक्सर पहचान छुपाकर या दूरी का फायदा उठाकर अनैतिक व्यवहार करने लगते हैं। इससे भड़काऊ टिप्पणियां, साइबर बुल, ये आक्रामक घटनाएं बढ़ जाती हैं। फिर एक होता है विनाशकारी ध्रुवीकरण। तो कहता है डिस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म पर अक्सर हम बनाम वे की बात कर देते हैं, जिससे गुटबाजी, बयानबाजी शुरू हो जाती है और लोग अपने जैसे विचार वालों के समूह में सिमट जाते हैं, जिससे टीम के बीच आपस में सार्थक बातचीत का रास्ता ही बंद हो जाता है। तो इसके कुछ वो है विनाशकारी पहलू। अवैयक्तिक है, सूचना का अत्यधिक बोझ जाता है, सार्वजनिक प्रकृति के होता है, जिससे अपन मिटा नहीं सकते चीजों को। फिर उससे अपने क्या होती है, प्रतिष्ठा को नुकसान हो जाता है। फिर एक जवाबदेहिता में कमी होती है, क्योंकि व्यक्तिगता नहीं है, छुप कर बात करते हैं लोग। और एक कहते हैं फिर विनाशकारी ध्रुवीकरण है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला कहता है साइबर स्लैक। साइबर स्लैकिंग का मतलब क्या है, इसका अर्थ है ड्यूटी या काम के घंटों के दौरान जब कोई कर्मचारी ऑफिस के काम को छोड़कर अपने व्यक्तिगत या गैर कार्य संबंधी कामों के लिए ऑफिस के इंटरनेट या कंप्यूटर का या मोबाइल का उपयोग करता है, उसे साइबर स्लैकिंग कहते हैं। कि नेट मिल रहा है, वहां पे अपने काम के लिए यूज कर रहे हो। तो ऑफिस के समय फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना, ऑनलाइन शॉपिंग, वेबसाइट देखना, यूट्यूब पर वीडियो, वेब सीरीज देखना, दोस्त या परिवार के साथ पर्सनल चैटिंग करना, ये हो गया साइबर स्लैकिंग। और साइबर स्लैकिंग के कारण क्या है, तो ऐसा क्यों करते हैं, उनको काम में रुचि नहीं होती है, पहला। दूसरा, तनाव या बर्डन होता है इनमें, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो अच्छा फील नहीं होता, फिर वो देते हैं नेट पे। फिर आसान इंटरनेट मिल जाता है उनको, हर वक्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, घर पे मिलता नहीं है तो चलो चलाते हैं। कमजोर निगरानी होती है, सीनियर अधिकारी या मैनेजमेंट अगर निगरानी नहीं दे रहे उन पे, तो वो मोबाइल चलाने लग जाते हैं। और बोरियत या कम कार्य भार है, तो उसके कारण भी वो मोबाइल चलाने लगते हैं। मोबाइल ही नहीं चला रहे एक्चुअली में, इंटरनेट और इसका उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर होता है प्रभाव क्या होते हैं, तो इसके दो प्रभाव है, नकारात्मक। तो नकारात्मक क्या है कि उत्पादकता में कमी हो जाती है, कम काम समय पर पूरा नहीं कर, काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते, कम समय में करते हैं जल्दीबाजी में, कंपनी को नुकसान हो जाता है। समय की बर्बादी होती है, क्योंकि जरूरी काम के घंटे तो फालतू चीजों में निकाल देते हैं मोबाइल चलाने में। डेटा सुरक्षा का खतरा, अनधिकृत वो वेबसाइट खोलने से ऑफिस के कंप्यूटर में वायरस या डेटा लीक होने की रिस्क बढ़ जाता है। मतलब ऑफिस के कंप्यूटर से आप नेट चला रहे हो, बातें कर रहे हो, गूगल चला रहे हो, तो उससे वायरस आ जाएगा और ऑफिस के डॉक्यूमेंट खराब हो जाएंगे। इसमें कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस को कम कर देता है ये, तो इससे ब्रेक मिल जाता है, डिजिटल ब्रेक तनाव को कम करने में भी हेल्प कर देता है कभी कभी।
मानसिक रिफ्रेशमेंट कर देता है, दिमाग को कुछ देर के लिए आराम मिल जाता है और क्रिएटिविटी में थोड़ी वृद्धि होती है। अब इसके लिए उपाय क्या करने चाहिए? तो स्पष्ट आईटी पॉलिसी बनाओ, ठीक है। फिर होता है, ये हो गया। फिर समय समय पर मॉनिटर करो, जो कर्मचारी के वर्किंग आवर्स में कौन सी वेबसाइट ज्यादा यूज कर रहे हैं उनको देखो। फिर कर्मचारी को जागरूक करना चाहिए, खुद को उनको एक, कि भाई तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कैरियर को नुकसान होगा। वर्क एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए, ऐसे काम सौंपने चाहिए जिनसे उनका मन लगा रहे और व्यस्त रहें। फिर ब्रेक टाइम, उनका ब्रेक टाइम फिक्स कर दो, इस टाइम पे चाय कॉफी ये मिलेगी। तो हो गई स्पष्ट आईटी पॉलिसी, समय समय पर मॉनिटरिंग, कर्मचारी को जागरूक करना, और है वर्क मैनेजमेंट और वर्क टाइम, सॉरी ब्रेक टाइम। फिर आता है साइबर स्लैकिंग वर्सेस साइबर लॉकिंग। तो साइबर लॉकिंग भी यही चीज है। पता है साइबर स्लैकिंग में तो हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, पर वो बहुत कम लेवल पे कर रहे हैं, मतलब ऑफिस में नेट चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कम चला रहे हैं, पर हल्का हल्का से चला रहे हैं। पर साइबर लॉकिंग में क्या होता है, बड़े स्तर पे चलाते हैं और बार बार चलाते हैं, ठीक है। तो बस यही है। तो साइबर स्लैकिंग तो क्या है, प्रकृति में हल्का और कैजुअल है। साइबर लोफिंग क्या है, गंभीर आदत बन चुका होता है। साइबर स्लैकिंग में क्या होता है, कभी कभी होने वाली होता है, तो पर यहाँ पे तो हम लगातार ही चला रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम। यहाँ पे समय पे उपयोग, तो यहाँ पे कम समय के लिए उपयोग करते हैं स्लैकिंग में, यहाँ पे तो दिन रात ही कर रहे हैं बहुत ज्यादा समय के लिए। प्रभाव क्या होता है, सीमित प्रभाव है, पर यहाँ पे कार्य क्षमता बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो ये कहता है एग्जाम्पल ऐसे, काम के बीच में 5-10 मिनट के लिए सोशल मीडिया देखना, और यहाँ पे कहता है कि काम के बीच में घंटों तक फालतू में अपन इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये हो गया। फिर अगला आता है मून लाइटिंग। तो मून लाइटिंग होता है अगला। मून लाइटिंग क्या कहता है, सरल में जब कोई कर्मचारी है, वो अपनी मुख्य नौकरी होती है, उसके साथ साथ कोई दूसरी नौकरी या अन्य व्यवसायिक काम भी करने लगता है, उसे मूनलाइट कहते हैं। कि मतलब खुद की नौकरी तो है प्राइमरी नौकरी, पर उसके साथ साथ कोई अन्य काम भी कर रहा है। अक्सर यह काम अपनी मुख्य कंपनी या नियोक्ता को बिना बताए या उनकी अनुमति के साथ, बिना उनकी अनुमति के करता है ये, ठीक है। तो ये होती है मून लाइटिंग। इसके उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे आईटी कर्मचारी होते हैं, दिन में तो अपनी कंपनी के लिए कोड करते हैं, पर रात में फ्रीलांसिंग कर देते हैं, तो अपने नियोक्ता को नहीं बता रहे, कंपनी को नहीं बता रहे, उनकी अनुमति नहीं ले रहे। जैसे कोई गिरी गिरी सरकारी कर्मचारी या शिक्षक द्वारा घर पर निजी ट्यूशन दे देते हैं, तो ये भी एक तरीके से यही मून लाइटिंग में। इसलिए कुछ एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। अब ये कहता है कि मून लाइटिंग के प्रकार होते हैं। एक होते हैं परमिसेबल मून लाइटिंग, यानी अनुमेय मून लाइटिंग। यह कंपनी या बॉस की लिखित अनुमति के साथ की जाती है, पूरी तरीके से कानूनी और नैतिक मानी जाती है, क्योंकि कुछ भी छुपाया नहीं जाता। और एक होती है नॉन परमिसेबल मून लाइटिंग। यह कंपनी की बिना अनुमति या मर्जी के चोरी छिपे की जाती है, अनैतिक माना जाता है इसे, क्योंकि इससे हितों का टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और जैसे कि क्या होता है कि अपनी कंपनी के किसी प्रतिद्वंदी कंपनी है, उसके लिए अपन काम कर रहे हैं, या मुख्य नौकरी के समय और ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन परमिसेबल। अब इसके प्रभाव और नियंत्रण देख लेते हैं। कारण प्रभाव नियंत्रण। तो कारण क्या होता है मून लाइटिंग? मून लाइटिंग का कारण है अतिरिक्त आय की आवश्यकता होती है लोगों को, पहला। दूसरा स्किल डेवलपमेंट, कुछ लोग हुनर के लिए, कौशल को बेहतर बनाने के लिए भी कर लेते हैं। कुछ लोग जॉब इनसिक्योरिटी होती है, अपनी मौजूदा नौकरी जाने का डर होता है, इसलिए भी कर लेते हैं। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर का फायदा उठा लेते हैं, तो क्या करते हैं, घर में जो घर से काम कर रहे हैं, उसके बाद जो अतिरिक्त समय मिलता है उस पर वो दूसरी काम कर लेते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है कि पॉजिटिव है कि इनकम बढ़ती है, स्किल इंप्रूव होती है। पर नकारात्मक क्या है, परफॉर्मेंस घट जाती है, खुद की कंपनी पे ध्यान नहीं दे रहे, दूसरे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, कभी कभी हितों का टकराव हो जाता है, अपनी कंपनी के विरोधी कंपनी के लिए काम कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, डाटा रिस्क होता है, जैसे गुप्त जानकारी, डाटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। अब इसके उपाय क्या करने चाहिए? इसके उपाय क्या है कि लिखित लिखित में करवाओ मून लाइटिंग, उसके लिए पॉलिसी ले आओ, वर्क पॉलिसी। फिर मैंडेटरी डिस्क्लोजर कराओ, नियम बनवाओ कि कोई कर्मचारी दूसरे काम शुरू करने से पहले कंपनी को अनिवार्य रूप से सूचित करेगा। प्रायर अप्रूवल के साथ अनुमति, कि पहले से अनुमति दो, कुछ विशेष गतिविधियों को पहले से मंजूरी के साथ छूट, हाँ, मतलब मंजूरी लेकर छूट देना चाहिए। जैसे टीचिंग हो गई, राइटिंग हो गई, इनमें छूट दे दो कि हाँ आप कर लो मंजूरी के साथ। फिर सख्त रोक करो, जो कामों के घंटों का आपस में टकराए नहीं, इसलिए सख्त रोक करो। और प्रतिद्वंदी कंपनी के लिए
काम करने पर तो पूरी तरह से पाबंदी लगा दो। और फिर कहता है कि बाजार के अनुरूप सैलरी और बेनिफिट दो, ताकि वे दूसरा काम ढूंढे ही नहीं। और कोड ऑफ कंडक्ट पर ट्रेनिंग करवाओ, आचार संहिता को लेकर कर्मचारी को जागरूक करें। तो ये हो गया मून लाइटिंग। अब मून लाइटिंग के बाद जो अपना छोटा सा चिन्ना सा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। ये कहता है विनाशकारी संचार, डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। तो डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है एक ऐसा संचार जो नुकसान पहुंचाता है या गलत फहमियां पैदा कर देता है, रिश्तों को खराब कर देता है या मनोबल को गिरा देता है, या फिर लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट बनता है। ठीक है। तो कैसा संचार, जो ऐसा संचार है जो क्या कर रहा है, गलत फहमी पैदा कर रहा है, रिश्तों को खराब करता है, मनोबल गिराता है, लक्ष्यों को हासिल करने में रुकावट पैदा करता है। जैसे कि क्या होता है डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन के एग्जांपल, जैसे अपन ब्लेम करते हैं किसी को, क्रिटिसाइज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, किसी को थ्रेट करते हैं, येलिंग करते हैं। ठीक है। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंटरेस्ट सॉरी स्ट्रेस आ जाता है, डिस, डिस, डिस्ट्रस्ट आ जाता है, डिस्ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं होता। तो ये सब है, लो मोरल हो जाता है, पुअर परफॉर्मेंस जाती है डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन में। और एक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो उसमें सकारात्मक संवाद होता है, रिस्पेक्ट आती है, लिसनिंग बढ़ती है, क्लैरिटी आती है, एम्पैथी आती है, फीडबैक आता है। अब इसको देख लो, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो डिस्ट्रक्टिव जो कम्युनिकेशन है, जिसके कारण इतनी सारी चीजें हो रही थी, गलत फहमियां हो रही थी, रिश्तों को खराब कर रहा था, मनोबल गिरा रहा था, लक्ष्य को हासिल करने में रुकावट बना रहा था, वो पहला करता है कंफ्यूजन, भ्रम पैदा करता है। जैसे अब इसका उदाहरण देखो, जैसे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अपन, गाली गलौज अपशब्द कह रहे हैं। फिर दूसरा होता है नकारात्मक और मानसिक तनाव ले आते हैं, लगातार कमियां निकालते हैं, नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं, आपसी संबंध में भविष्य को तोड़ देते हैं, चिल्लाना, डराने धमकाने के लहजे में बात करते हैं लोग। और फिर क्या करते हैं, लोगों का मनोबल और मिशन कम हो जाता है इससे, क्योंकि पीठ पीछे गपशप या अफवाहें फैलाते हैं। फिर विचारों के स्वस्थ आदान प्रदान को रोक देते हैं, जिससे दूसरों को नजरअंदाज करना या उनका अपमान करना। तो ये वो एक तरीके की क्या है, डिस्ट्रक्टिव संचार है। तो डिस्ट्रक्टिव संचार में क्या क्या होता है, भ्रम, नकारात्मक और मानसिक तनाव बढ़ जाता है, आपसी संबंधों को तोड़ देते हैं, लोगों का मनोबल खत्म हो जाता है, और क्या हो जाता है, विचार भी आदान प्रदान नहीं होते हैं। अब ये डिस्ट्रक्टिव संचार के कुछ तरीके होते हैं। एक होता है एग्रेसिव, आक्रामक। ये क्या कहता है कि अपनी बात को मनवाने के लिए ताकत या गुस्से का इस्तेमाल करता है। एक होता है पैसिव। पैसिव क्या करता है, खुलकर बात करने से बचता है ये, सच्ची भावनाओं को अंदर ही छुपा लेते हैं पैसिव वाले लोग। एक होता है पैसिव और एग्रेसिव, ताना मारते हैं ये, अपनी नाराजगी को सीधा तो नहीं बोलते पर घुमा फिरा के ताना मार के रूप में जाहिर कर देते हैं, पैसिव एग्रेसिव। तो ये भी एक तरीके डिस्ट्रक्टिव संचार है, यानी कि विनाशकारी संचार है। और एक होता है मैनिपुलेटिव, चालाकी भरा। ये दूसरों को गुमराह करने और उन पर नियंत्रण पाने या अपना फायदा निकालने के लिए झूठ या चालाकी से बात करते हैं। तो ये हो गई विनाशकारी। और एक होता है विद होल्डिंग, यानी जानकारी छुपाना, जानबूझ के जरूरी जानकारी या इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो ये कुछ डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी संचार के प्रकार है। कौन कौन से, एग्रेसिव यानी आक्रामक, पैसिव यानी निष्क्रिय, पैसिव एग्रेसिव यानी ताना मारने वाला, मैनिपुलेटिव यानी चालाकी भरा, और विद होल्डिंग यानी जानकारी छुपाने वाला। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब इसके प्रभाव क्या होते हैं और इनके बचने के उपाय क्या हैं। तो इसके इफेक्ट में क्या है कि रिश्तों में आपसी भरोसा टूट जाता है, कार्यस्थल तनाव और नाराजगी का माहौल आ जाता है, टीम वर्क और आपसी सहयोग तो खत्म ही हो जाता है बिल्कुल ही, और काम की उत्पादकता तो घटी जाती है, और ऑफिस का जो कल्चर है, संगठन का कल्चर है, खराब हो जाता है। इसके उपाय क्या है, कैसे ठीक करें, हमेशा आदर और विनम्रता से बात करें, दूसरों की बात को बिना बीच काटे ध्यान से सुने, बोलते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें, कमियां निकालने के बजाय सुधार करने वाला फीडबैक दें। फीडबैक दे रहे हो तो कमी मत निकालो उसकी, उसको सुधार करने वाला फीडबैक दो, और सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करें। तो बस यही है।